नमस्कार एंड वेलकम टू आरके ग्रुप। तो कल हमने अपना सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट यानी कि मेल पार्ट हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा था, समझ लिया। तो आज हम अपना सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे इसका, जिसमें हम टॉपिक कवर करेंगे अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे हमने मेल में देखा था ना कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वैसे ही हम सेम टू सेम फीमेल को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होगा हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर वो ऑर्गन आएगा जिसका मेन रोल होगा, और मेन रोल क्या है उसका? पहला कि वो oogenesis करेगा यानी कि गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस को करेगा, और दूसरा मेन काम क्या होगा इसका? दूसरा मेन काम होगा कि ये हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, फीमेल हार्मोन का। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन आती हैं? एक्सेसरी डक्ट्स आती हैं, वो डक्ट्स जो कि हेल्प करेंगी हमारी मेन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में। जैसे कि पहला ओविडक्ट काम कर सकता है, फैलोपियन ट्यूब हेल्प कर सकती है, और भी बहुत सारी है, सर्विक्स है, वजाइना है, ये सब के सब किसके अंदर आएंगे? हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या आती है? हमारी ओवरी आती है, जिसके दो काम होते हैं, गैमीट फॉर्मेशन और दूसरा हार्मोन का फॉर्मेशन। पहला काम क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन करना, और दूसरा काम क्या होता है? हार्मोन का फॉर्मेशन करना। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है? ओविडक्ट आता है, ओविडक्ट आता है, सर्विक्स आता है, वजाइना आता है, फैलोपियन ट्यूब आती है, और इन सब को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? हमारी एक्सेसरी डक्ट्स। क्या बोलते हैं हम इसे? अपनी एक्सेसरी डक्ट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फीमेल वाले पार्ट से शुरू करते हैं, यानी कि हम शुरू करते हैं हमारा स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। व्हाट? फीमेल रिप्रो, इसका हम डायग्राम लिखेंगे, सिस्टम। तो हम इसके सिस्टम से शुरू करते हैं। ऐसा कुछ ऐसा कुछ हमारे स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट होती है? ओवरी प्रेजेंट होती है।
फिम्ब्रिये जो है हमारी ओवरी को पकड़ करके रखते हैं। तो दिस पार्ट इज नोन एज, ये पूरी की पूरी हमारी क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। क्या है ये हमारी पूरी की पूरी फैलोपियन ट्यूब है, जिसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है हमारा इनफंडिबुलम, दूसरा पार्ट है हमारा एम्पुला और तीसरा पार्ट है हमारा इस्थेमस। कौन कौन से पार्ट हमारे इसके अंदर आते हैं? पहला आता है इनफंडिबुलम, दूसरा आता है एम्पुला और तीसरा आता है इस्थेमस। तीसरा क्या आता है? इस्थेमस। और ये जो नीचे है जिसने, ये हमारी ओवरी है। दिस इज व्हाट? दिस इज माय ओवरी। ओवरी को किसने यहाँ पे पकड़ करके रखा है? ओवरी को पकड़ करके रखा है हमारी फिम्ब्रिये ने। किसने? फिम्ब्रिये ने हमारी ओवरी को पकड़ करके रखा है। यहाँ पे एक लिगामेंट सा होता है। क्या होता है? यहाँ पे लिगामेंट सा होता है जो ओवरी को पकड़ करके रखता है। नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे इसमें, ये क्या है हमारा? दिस इज व्हाट? दिस इज माय ओविडक्ट, जिसको हम हिस्टेरा भी बोलते हैं, जिसको हम वूम भी बोलते हैं। एक्चुअल इम्प्लांटेशन हमारी इसी हिस्टेरा, वूम या फिर मैं बोलूं ओविडक्ट में होती है। किसमें होती है? ओविडक्ट, हिस्टेरा या फिर हम क्या कहते हैं इसको? वूम भी कहते हैं। दिस इज माई सर्विक्स एंड दिस इज माई वेजाइना। दिस इज माई सर्विक्स एंड दिस इज माई वेजाइना। यहाँ पे एक सर्विकल कैनॉल भी होती है और एक वेजाइनल कैनॉल होती है। तो सर्विकल कैनॉल और वेजाइनल कैनॉल मिल करके बर्थ कैनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों मिल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? हमारी बर्थ कैनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। बर्थ कैनॉल यानी कि बेबी का जो बर्थ होता है वो इन्हीं दोनों की हेल्प से होता है। अब पॉइंट ये आता है कि हमारा फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस कौन से पार्ट पे होता है? कौन से पार्ट में आ करके हमारा फीमेल गैमीट और मेल गैमीट जो होता है वो मिलता है? वो पार्ट होता है हमारा एम्पुला। Ampulla is the real site of fertilization. This is our site of fertilization. And what is the site of implantation? अभी बताया था कि implantation कहाँ पे होता है? हमारा ओविडक्ट में। अभी नहीं, सस्पेंस करते हैं थोड़ा। This is the site of इम्प्लांटेशन। एक मोड़ आया जिथे मैं अपनी गड्डी, अपना दिल छोड़ाया। एम्पुला पे आकर के हमारा जो ओवरी होता है आता है और अपना ओवा छोड़ जाता है। ओवरी और ओवा, ओवरी के अंदर ही ओवा हमारा प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर ही हमारा ओवा प्रेजेंट होता है। तो आगे जाते हैं। ये हमने अपना स्ट्रक्चर देखा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, इसको भी कुछ कहते हैं। इसको हम कहते हैं फंडस। इसको हम क्या कहते हैं? फंडस। तो हमने यहाँ पे अपना पूरा देख लिया है जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज माई लिगामेंट। दिस इज माई लिगामेंट। दिस इज माई लिगामेंट। तो अब हम अपनी जाते हैं ओवरीज के पास। दिस इज माई ओवरी। ओवरीज कैसा स्ट्रक्चर है? बादामी स्ट्रक्चर है, आलमंड स्ट्रक्चर होता है हमारी ओवरी का। और ये पूरा का पूरा कैसा स्ट्रक्चर है? उल्टा नाशपाती जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा आपको? उल्टा नाशपाती होता है उस जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। और ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? बादाम जैसा, थोड़ा थोड़ा आलमंड जैसा स्ट्रक्चर लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऊपर से एक नोच निकल के आती है और पीछे से मोटा वाला पार्ट होता है बादाम में। वैसे ही हमारी ओवरी भी होती है। ओवरीज की बात करते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? आलमंड स्ट्रक्चर है। इसकी डायमेंशन क्या होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी डायमेंशन होती है। क्या होती है? 2 से 4 इसकी डायमेंशन होती है सेंटीमीटर।
और ओवरीज के अंदर ही हमारा फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आता है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 1 पेयर दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और ये इसका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिन होता है। किसका, ओवरी का। यहाँ पे लिख लेते हैं ओवरीज के बारे में। एलमंड स्ट्रक्चर होता है। डायमेंशन की बात करें, 2 to 4 सेंटीमीटर का डायमेंशन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है जो कि ओवा भी बनाता है, हार्मोन भी बनाता है, वन पेयर में प्रेजेंट होता है, 1 पेयर में प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन में हमारी इसकी लोकेशन होती है, ये तो हमको पता ही है। और इसकी साइड ऑफ अटैचमेंट क्या होती है, ये फिलामेंट से पकड़ा हुआ होता है। लिगामेंट जो होता है वो इसको अटका के रखता है इस जगह पर और ये इसकी साइड ऑफ अटैचमेंट हमारी यहाँ पे हो जाएगी। बाकी फर्टिलाइजेशन हमारा कहाँ पे होगा, एम्पुलरी रीजन पे होगा। पहली वाली बुक में लिखा हुआ है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन लिखा हुआ था, बट अब वो चेंज होकर के एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन उसको करवा दिया है। तो आगे जाते हैं हम अपने ओवरी के स्ट्रक्चर में। इसका ओरिजिन भी लिख लेते हैं, मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। बादाम शेप की ओवरी थोड़ी थोड़ी बनाने की ट्राई कर लेते हैं। स्ट्रोमा जो होता है हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक होता है इनर मेडुला। ये बाहर वाला पार्ट जो दिख रहा है ये है हमारा कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर का पार्ट है वो हमारा मेडुला। बाहर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये सब कुछ हमारे बाहर वाले पार्ट में, यानी कि पेरिफेरल कॉर्टेक्स में हमारे क्या प्रेजेंट होता है, हमारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनर वाले पार्ट में हमारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं, ये हमारा क्या है, बाहर वाला पूरा स्ट्रक्चर है, किसका, ओवरी का स्ट्रक्चर है। अब ओवरी के अंदर पहले हमारा आ गया प्राइमरी फॉलिकल, ये हमारा आ गया सेकेंडरी फॉलिकल, ये हमारा आ गया टर्शियरी फॉलिकल, ये आ गया हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा, तो सबसे पहले हमारा क्या था, प्राइमरी फॉलिकल, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था। फिर उसके बाहर कुछ लेयर्स बनी जिससे कन्वर्जन हुआ प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल। लेकिन अभी भी इसके अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte ही प्रेजेंट है। जब इसमें और लेयर्स आने लगती हैं तब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टर्शियरी फॉलिकल में, और इसके अंदर सेकेंडरी oocyte आ जाता है और यहीं पे हमारी एंट्रम की फॉर्मेशन होनी भी शुरू हो जाती है। और
मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में प्रॉपर बाहर की लेयर्स आकर के रेडी होती हैं। अंदर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी oocyte। क्या प्रेजेंट होता है हमारा सेकेंडरी oocyte, जो कि ब्रस्ट करता है जब ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, तो हमारा सेकेंडरी oocyte जो है ये बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, ओवा नहीं रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte हमारा रिलीज होता है। न्यू एनसीईआरटी में है, इसका करेक्शन भी हो चुका है। तो सेकेंडरी oocyte हमारा यहाँ से रिलीज होता है। उसके बाद हमारे फर्दर जो टूट जाता है स्ट्रक्चर, उसके बाद बनता है। तो हमारा प्राइमरी oocyte किस किस में प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल में। यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में ही हमारे प्राइमरी oocyte प्रेजेंट है, और यहाँ हमारे टर्शियरी फॉलिकल के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte आ जाता है। और ये क्या है हमारा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो कि मैच्योरिटी के टाइम यहाँ पे से जो निकलता है, इसका नाम होता है हमारा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हमारा रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte हमारा रिलीज होता है। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ स्ट्रक्चर होता है उसको हम कॉर्पस ल्यूटियम और उसके बाद वाले को कॉर्पस एल्बेकन्स के नाम से हम जानते हैं। किसके बाद, जब हमारा सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं ये दिस इज माय कॉर्पस ल्यूटियम, दिस इज माय कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है, दिस इज माय कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद जो बनता है कॉर्पस एल्बिकन्स वाला आता है। तो इतना स्ट्रक्चर समझ गए। सबसे पहले क्या था हमारा प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। फिर जब वो ब्रस्ट हो गया उसके बाद दो स्ट्रक्चर बने जो कि हैं कॉर्पस ल्यूटियम एंड कॉर्पस एल्बिकन्स। तो अब हम अपने यूट्रस वाले पार्ट में चले जाते हैं। तो यूट्रस की वॉल देख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं वॉल ऑफ यूट्रस। तो यूट्रस की 3 वॉल होती हैं, ये सबसे बाहर वाली 3 वॉल की तीनों वॉल बना देंगे हम। ये सबसे बाहर वाली है, ये उसकी अंदर वाली है, दिस इज द इनर वन, और ये सबसे अंदर वाली लेयर है विच इज द ग्लैंड्यूलर लेयर। तो सबसे बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसका नाम क्या है, 3 होती हैं। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, उसके बाहर मायोमेट्रियम और सबसे बाहर पेरीमेट्रियम की लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे अंदर यानी कि एंडो इज रिलेटेड टू अंदर, यानी कि सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है हमारी एंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंड्यूलर लेयर होती है। क्या होती है, ग्लैंड्यूलर लेयर होती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन वाली प्रोसेस हमारी होती है। या फिर अगर मैं बोलूँ जब स्पर्म नहीं आता है तो उसके बाद जब मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस होती है तो यही जो लेयर है वो निकल जाती है हमारी, यही लेयर जो है फॉल ऑफ कर जाती है। और ये जो है इसमें बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स भी इसी के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसके वजह से जो है ब्लड जो है बॉडी से बाहर आ जाता है। दिस इज माय आउटर मोस्ट लेयर, जिसका नाम क्या है, पेरीमेट्रियम। थिन लेयर है, कैसी लेयर है, थिन लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। कैसी लेयर है, थिन लेयर है, उसके साथ साथ कैसी लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है। और किस चीज की बनी हुई है, पेरिटोनियम की बनी हुई है। और जो हमारी दूसरी लेयर है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या करती है, एक साथ
कॉन्ट्रैक्शन भी करती है, रिलैक्सेशन भी करती है। मायोमेट्रियम की लेयर कॉन्ट्रैक्शन भी करेगी, रिलैक्सेशन करेगी, यानी कि ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाली लेयर पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, नीचे वाला हिस्सा बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, एक साथ सारे का सारा अंदर घुसता है, एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करता है। और ये क्या होता है, मस्कुलर लेयर होता है, स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। कैसा होता है, स्मूथ मसल का बना हुआ होता है और मस्कुलर होता है। और सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होती है, आई मीन सबसे अंदर वाली लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। सबसे बाहर पेरी, फिर मायो एंड देन एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है ग्लैंड्यूलर लेयर होती है। रिच इन ब्लड सप्लाई, और शेड करती है एवरी मंथ ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। तो अब हम अपना आगे वाला पार्ट शुरू करते हैं, जो कि हमारा सर्विक्स या फिर वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना हम दोनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं, बर्थ कैनॉल नाम से जानते हैं। ये चीज हमने लिखवा दी थी कि दोनों ही मिलके हमारी बर्थ कैनॉल का काम करते हैं, जहां से बेबी का हमारा बर्थ होता है। इसके अलावा वेजाइना का एक और भी काम होता है। वो कौन सा काम होता है, इस काम के बारे में तो हमें नहीं बताया। इसका एक और काम ये होता है कि ये इंसेमिनेशन करने में भी हेल्प करता है। हमने सबसे पहले कुछ 6 स्टेप्स हमारे देखे थे, जो कि क्या था हमारा, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन। सेकेंड स्टेप वाज आर इंसेमिनेशन, यानी कि मेल वाले गैमेट को फीमेल की बॉडी तक पहुंचाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं, जो कि वाया पेनिस होता है मेल के केस में, और फीमेल के केस में क्या पार्टिसिपेट करता है, हमारा वेजाइना पार्टिसिपेट करता है, हमारा सर्विक्स भी करता है, सर्विक्स में ही जाता है उसके बाद, लेकिन वेजाइना हमारा मेनली यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। अगर मैं बात करूं हमारे वेजाइना की, तो इसमें एक बाहर से एक लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है, एक आउटर लाइनिंग होती है, जिस लाइनिंग का नाम क्या होता है, हाइमेन। क्या नाम होता है उस लाइनिंग का, हाइमेन। बहुत से गांव में अभी भी ये बात है जो कि मानी जाती है कि दैट हाइमेन अगर टूट गया है, यानी कि फीमेल की वर्जिनिटी गई, यानी कि वो मानते हैं कि हाइमेन इज द इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बट ये पूरी तरीके से गलत है। 110% दिस इज अ रॉन्ग थिंग, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, दिस इज अ रॉन्ग मीनिंग। हाइमेन जो है, हाइमेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाइमेन जो है वो पहले भी टूट सकता है कॉइटस से, और बाद में भी टूट सकता है, और कभी कभी तो ये केसेस भी हमें देखने को मिलते हैं कि कॉइटस होने के बाद भी हाइमेन प्रॉपर्ली ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है, वो नहीं टॉर्न हुई है, नहीं टूटी है। और ये कैसे टूट सकती है, अगर हम पहले की बात करें तो इसको टूटने के कई जरिए होते हैं। अगर कोई लड़की है वो साइकिलिंग करती है तो हाइमेन टॉर्न होने के चांसेस होते हैं, टूटने के चांसेस होते हैं। हॉर्स राइडिंग में चांसेस होते हैं, इवन जब हम टेम्पॉन इंसर्ट करते हैं तब चांसेस होते हैं, कॉइटस के टाइम पे चांसेस होते हैं। बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कोई टर्न हो, कोई जॉल्ट हो, किसी ना किसी चीज से वो टूट सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब हमारा फर्स्ट कॉइटस होता है उस टाइम पर ही हमारा हाइमेन ब्रेक होता है। ये एक बस मिथ बना दी गई है गांव में। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ जो बायो लेते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि जो और बच्चे हैं सबको इस बारे में पता होना चाहिए। वरना इसी वजह से तो यहाँ पे फीमेल को इतना मारा जाता है, पीटा जाता है गांव की जगह में। अगर हमें ये सब चीजें कम करनी है तो उसमें हमें नॉलेज तो बढ़ानी ही बढ़ानी है। कुछ बच्चे तो अभी यहाँ पे ऐसे होंगे जो पहले चैप्टर में ही अटके हैं, थक गए, अब बोले कि नहीं अब नहीं हो। अरे तुम्हें करना होगा, यू हैव टू डू दिस, तुम्हें समझना होगा, तुम आने वाली पीढ़ी हो। अगर तुम ही लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा इन सब बातों को। इन सब चीजों को तो बहुत से लोग आगे से अवेयर करना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि जैसी हम
हमारी रीत चली आ रही है बस वैसे ही चलती रहे, ये हमारी परिवार की बात है, ये हमारे तक ही रहे, नहीं, ये बाहर निकलनी चाहिए, हर एक इंसान को पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको बस पहला चैप्टर करके थक हार के बैठ नहीं जाना है। जब तक आप अपना एक स्टेप आगे नहीं लेते हो तब तक आप कैसे सोच सकते हो कि हाँ आप उस सूरज जैसे बन जाओगे। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना भी होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना भी होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना भी होगा। अरे तुम उस भारत माँ के बेटे हो तो क्यों समझे कि राह सरल होगी, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, एक एक स्टेप, छोटे छोटे नन्हे नन्हे स्टेप लेकर के आगे बढ़ना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप उस चींटी की तरह एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाओ। छोटे छोटे स्टेप लोगे, हार नहीं मानोगे, तभी तो आगे बढ़ोगे। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो ना, चल नहीं सकते तो रेंगो, रेंग नहीं सकते तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा थोड़ा स्टेप लेकर के आगे तो बढ़ो। कम से कम आप उससे तो बेहतर हो जो सो रखा है, जो लेट रखा है, जिसे फोन चलाना है और किसी चीज से मतलब है। एटलीस्ट यू आर बेटर देन दैट पर्सन। एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हो, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उस चीज में। जीतो या ना जीतो उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है तो आपने मेहनत की, अपना पार्टिसिपेशन दिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द विनिंग दैट गेम। जीतना जरूरी नहीं होता है, जरूरी होता है उसमें पार्टिसिपेशन लेना, ना डर कर आगे बढ़ना। तो हम भी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, फर्दर अपने पाठ को शुरू करते हैं। हम थे अपने हाइमेन पे, यानी कि अपने सर्विक्स और वेजाइना में थे हम, तो हम वेजाइना की लाइनिंग को देख रहे थे। टॉपिक डालते हैं हम अपना नेक्स्ट, विच इज आर सर्विक्स एंड वेजाइना। सर्विक्स एंड वेजाइना, सर्विक्स और वेजाइना मिल करके कौन सी कैनॉल बनाते हैं? फटाफट आंसर आप दोगे मुझे, आंसर क्या बनाते हैं? बर्थ कैनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? बर्थ कैनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। वेजाइना जो होती है उसकी लाइनिंग होती है, लाइनिंग ऑफ द वेजाइना इज नोन एज, लाइनिंग को हम क्या कहते हैं? हाइमेन कहते हैं। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट हाइमेन। हाइमेन एक थिक सी लेयर होती है जो कि बाहर साइड प्रेजेंट होती है, एंड द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी दैट हाइमेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाइमेन is not the reliable indicator of virginity। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं बोलूं तो है ये, हाइमेन इज नॉट द रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। आप यहाँ पे भी पढ़ोगे, अपने नेक्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी ये चीज को देखो। एंड दिस इज द नैरो पार्ट ऑफ द यूटेरस। और हाँ, यहीं से हमारा क्या होता था? इंसेमिनेशन भी होता है। पेनिस कहाँ पे आता है? हमारे वेजाइना में ही आता है। तो ये इंसेमिनेशन में भी हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? हमारे इंसेमिनेशन में भी हेल्प करता है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। किसमें हेल्प करेगा? हमारे इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। अब हाइमेन जो है वो किसी भी चीज से टर्न हो सकता है, हॉर्स राइडिंग से, साइकिलिंग से, स्विमिंग से, तेज दौड़ने से, या फिर मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से, हर चीज से ये टर्न हो सकता है। हाइमेन किन किन चीजों से टूट सकता है? जॉल्ट, झटकों से टूट सकता है, हॉर्स राइडिंग से टूट सकता है, साइकिलिंग से टूट सकता है, फर्स्ट कोइटस से टूट सकता है,
स्विमिंग से टूट सकता है और मेंस्ट्रुअल कप यूज करने से। इन सब चीजों से जो है हाइमेन टॉर्न हो सकता है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज वल्वा एंड आवर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्या है वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटेलिया? हेडिंग डाल देते हैं। जिसमें हमारे सबसे ऊपर पे एक लेयर होती है जिसमें हमारे हेयर्स, फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? उस लेयर का नाम होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या नाम होता है? मॉन्स प्यूबिस नाम होता है। एक अपर लेयर होती है जिसमें हेयर होते हैं, इसका नाम क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और नीचे पे दो चीजें प्रेजेंट होती हैं। एक होता है लेबिया मेजोरा, एक होता है लेबिया माइनोरा। मेजोरा मेजॉरिटी यानी कि बड़ा 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 वाला पार्ट हमारा क्या है? लेबिया मेजोरा। और हमारा छोटा वाला पार्ट क्या है? लेबिया माइनोरा। ये क्या होते हैं? लिप लाइक फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे। क्या प्रेजेंट होता है? लिप लाइक फोल्ड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं इन दिस वे। This is my labia majora. और इसके भी अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे लेबिया माइनोरा। अंदर पे एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? क्लिटोरिस। What we call it? We call it what? Clitoris. यहाँ पे एक वेस्टिब्यूल भी प्रेजेंट होता है और नीचे पे क्या होता है? This is my anus. This is my anus. यहाँ पे हमारा एनस भी प्रेजेंट होता है बाहर साइड पे। एंड दिस इज माई वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है? वेस्टिब्यूल। तो ये हमारा क्या है? फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसके अंदर क्या है? लिप लाइक फोल्ड्स आ रही हैं विच इज लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। मेजोरा बड़ा वाला होता है, माइनोरा छोटा वाला होता है। एक साइड ऑफ यहाँ पे एक बीच में होल जैसा भी होता है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? क्लिटोरिस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्लिटोरिस। और इसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है? हमारा वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल्स। और हमारे यहाँ पे प्यूबिक हेयर्स ऊपर से प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है? ये हेयर जो होते हैं इसको हम प्यूबिक हेयर्स नाम से जानते हैं। अब हम अपना देख लेते हैं ग्लैंड को। ये हमारी एक्सटर्नल ग्लैंड है, वो भी हमारी एक्सटर्नल के ही अंदर आती है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक हमारा वल्वा आ जाएगा और क्या आती है? हमारी मेमरी ग्लैंड्स आती है। मेमरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे थोरेसिक प्रोमिनेंट थोरेसिक रीजन पे प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल वो बन गया है, क्या बोलते हैं, टंग ट्विस्टर या टंग ट्विस्टर बन गया है मेरे लिए। थोरेसिक रीजन पे प्रेजेंट होता है यानी कि अपर चेस्ट, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है हमारी कमर के ऊपर वाला, वो थोरेसिक रीजन होता है। और यहाँ वाला एब्डोमेन रीजन होता है। तो ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? मेमरी ग्लैंड हमारे थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और इनका साइज जो होता है वो वेरिएबल होता है। सबका साइज वेरिएबल होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द फैट पे। जिसका जितना ज्यादा फैट प्रेजेंट होगा साइज उतना ही उस पर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट चले जाते हैं हम किस पे? मेमरी ग्लैंड पे। ऐसा कुछ है। बाहर साइड पे हमारे क्या प्रेजेंट होता है? निकल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ फाइन हेयर्स, प्यूबिक हेयर्स भी, हमारे फाइन हेयर्स यहाँ पे बाहर पे प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं। तो सबसे अंदर क्या होगा? हमारे यहाँ पे मेमोरी लोब्स प्रेजेंट होते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज आवर मेमोरी लोब्स।
प्रेजेंट हो सकते हैं। मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई, जो कि आगे जा करके अपनी एल्वियोलस प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि मेमोरी टिब्यूल में आते हैं। मेमोरी टिब्यूल अटैच होती है हमारी एल्वियोलस से। मेमोरी टिब्यूल से मिलकर कहाँ पे जाएगा, हमारा मेमोरी डक्ट में जाएगा। मेमोरी डक्ट से कहाँ जाएगा, हमारे छोटा सा सोलन सा पार्ट होता है जिसे हम एम्पुला कहते हैं, एम्पुला में जाएगा। एम्पुला के बाद वो किधर जाएगा, एट द एंड वो किधर पे जाएगा, हमारा लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से फिर वो बाहर आ जाएगा। तो हमारी साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क क्या होती है, साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क हमारी एल्वियोलाई यानी कि एल्वियोलस होती है। यहाँ पे हमारे सपोज ये एल्वियोलाई बने हुए हैं। एल्वियोलाई से क्या निकल के आ रही है हमारी मेमोरी टिब्यूल्स, क्या निकल के आ रही है हमारी मेमोरी टिब्यूल्स। और मेमोरी टिब्यूल्स हमारी यहाँ पर मिल करके क्या बनाती है, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। दिस इज माय मेमोरी डक्ट, ये मेरी मेमोरी डक्ट आगे से निकल करके जा रही है। मेमोरी डक्ट फर्दर किसमें ओपन होगी, हमारी लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर, किसमें, लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर। और फाइनली लैक्टिफेरस मेमोरी डक्ट हमारी ओपन होगी किसमें, एम्पुला में। एम्पुला कहाँ पे ओपन होगा, लैक्टिफेरस डक्ट में। सॉरी हम मिस्टेक, यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एम्पुला प्रेजेंट होता है। वैसे ही यहाँ पे भी हमारा क्या प्रेजेंट होता है, एम्पुला प्रेजेंट होता है। यहाँ से फिर ये हमारी कहाँ पे निकल के जाती है, लैक्टिफेरस डक्ट। एंड फाइनली लैक्टिफेरस डक्ट से कहाँ निकल के जाएगा, ये हमारे निपल्स के थ्रू बाहर आएगा। तो कहाँ से कहाँ, पाथवे ऑफ मिल्क में भी क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मिल्क का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, हमारे एल्वियोलस में हुआ। एल्वियोलस से कहाँ पे गया हमारा, कहाँ पे गया हमारा, मेमोरी टिब्यूल में गया। मेमोरी टिब्यूल से कहाँ गया, मेमोरी डक्ट में गया। मेमोरी डक्ट से कहाँ गया, एम्पुला। एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट, एंड लैक्टिफेरस डक्ट से फिर बाहर निकल गया वाया निपल्स। निपल्स के थ्रू वो सक होता है बेबी से, बेबी उसको निपल्स के थ्रू जो होते हैं सक करते हैं मिल्क को। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा मिल्क है उसका फॉर्मेशन कौन करता है और उसका रिलीज कौन करता है। रिलीज ऑफ मिल्क किसके थ्रू होता है और फॉर्मेशन ऑफ मिल्क किसके थ्रू होता है। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क हमारा कौन बनाता है, मतलब मिल्क का फॉर्मेशन कौन करता है, क्वेश्चन ये आता है। और आता है इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन करता है। तो प्रोलैक्टिन जो है, प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ द मिल्क। प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है, फॉर्मेशन करता है, और ऑक्सीटोसिन बच्चा जब रोता है तो उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे माइंड में, हमारे न्यूरॉन्स में सिग्नल जाता है, जिस सिग्नल की वजह से ऑक्सीटोसिन क्या करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क करता है, यानी कि मिल्क को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ये चीज भी नोट करते हैं। पहले हम इसके नेम को मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे एल्वियोलस में हमारा सबसे पहले मिल्क का फॉर्मेशन हुआ, एल्वियोलस। ये क्या है हमारा, मेमोरी टिब्यूल। दिस इज माय मेमोरी डक्ट। दिस इज माय एम्पुला। ये क्या है, लैक्टिफेरस डक्ट। और बाहर पे क्या है, निपल्स। बाहर पे क्या है, निपल्स। तो हम ये लिख लेते हैं अपना कहीं पे कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क में कौन हेल्प करता है और इजेक्शन ऑफ मिल्क में कौन हेल्प करता है। लेट्स राइट हियर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं छोटे से जगह पे, इन दोनों को मिला करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बर्थ कैनॉल। तो व्हाट क्या लिखने वाले हम, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। कौन करेगा, प्रोलैक्टिन। कौन करेगा, प्रो है जो बनाने में प्रो है, प्रोलैक्टिन। मिल्क बनाने में प्रो कौन है, प्रोलैक्टिन है, तो बनाएगा कौन, प्रोलैक्टिन। एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क,
मिल्क को इजेक्ट कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। कौन कराएगा? ऑक्सीटोसिन। कौन करेगा? ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे हमारा फीमेल पार्ट भी होता है कंप्लीट। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे विच इज गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन। मेल गैमीट का भी फॉर्मेशन करेंगे, फीमेल गैमीट ओवा, मेल गैमीट स्पर्म, दोनों का हम फॉर्मेशन करना नेक्स्ट वाले में सीखेंगे। उसी का फर्टिलाइजेशन भी हम करा देंगे, यानी कि हमारा ओवरऑल चैप्टर खत्म करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन तभी जब आप समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी है। बस याद रखना है जैसे जैसे ये पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी लेकिन खुद से आपको रीड करनी है। मैं हाँ लाइन बाय लाइन डालूंगी जरूर, लेकिन पहले आपको एनसीईआरटी एटलीस्ट 3 से 4 बार खुद रीड करनी है, खुद समझने की कोशिश करनी है, खुद उसमें कमांड हासिल करनी है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी तो ऐसी होनी चाहिए कि आपके फिंगर टिप में आ जाए आपकी एनसीईआरटी। मुझे याद होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे मेरा ये वाला डायग्राम था, अरे इस टॉपिक के बाद हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, ये ऐसे होने वाला है। मतलब आपको सब कुछ खुद ही याद होना चाहिए, सब कुछ खुद ही आपको मेमोराइज होना चाहिए। ऐसे अपनी कमांड हासिल कर लो एनसीईआरटी में।